बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पूरी दुनिया में अमन का ख्वाहां है। पाकिस्तान जियो स्ट्रैटेजिकली बहुत अहमियत का हामिल है, जिसके बायस अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात इस पर मंडलाते रहते हैं। दुश्मन की चाल है कि वह बैरूनी तौर पर पाकिस्तान को तन तनहा और अंदरूनी तौर पर उसकी बुनियादें खोखली कर दे, और ये सिर्फ तब मुमकिन है जब इस मुल्क में रहने वाले शहरी में इस्तेहकाम, माशरती रवादारी, हम आहंगी ख़त्म हो जाए और आपस में फ़िरकावाराना नज़रियात पर इख्तलाफ राय शिद्दत इख्तियार कर जाए। बेशक इख्तलाफ राय किसी भी माशरे का हुस्न होता है, अगरचे माशरे में बर्दाश्त और रवादारी की सलाहियत मौजूद हो। पाकिस्तान ज़मानत है उन तमाम मज़ाहिब की हिफाजत की, चाहे वो हमारे सिख बहन भाई हों, क्रिश्चन हों या फिर हिंदू। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे आज इस सेगमेंट पे ज्वाइन किया है नबीर अनवर ने, जो कि CEO हैं पाकिस्तान पीस कलेक्टिव के, जो कि वजारत इत्तलात व नशरियात का एक अहम मनसूबा है। शबीर साहब, थैंक यू वेरी मच जी। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। शबीर साहब, सबसे पहले जब हम पुरअमन पाकिस्तान की बात करते हैं तो बहैसियत ये इदारा आप क्या किरदार अदा कर रही हैं जी? मंसूर, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं बताऊं, ये एक तहकीकी और मुवासलाती इदारा है, ठीक है जी, जो वजारत इत्तलात के और नशरियात के अंदर काम करता है। ठीक है जी। अब ये खसूसी तौर पे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, जिसको आप कह सकते हैं कि खास किसी सिचुएशन के ऊपर अवाम और तमाम कौमी इदारों के दरमियान राब्ता कैसे कायम हो सकता है, उसके ऊपर काम करता है, जिसको आप स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कहते हैं नॉर्मली। ठीक है जी। तो कोई भी कौमी हंगामी सूरत हाल हो जिसमें कि कौम को या मुल्क को किसी किस्म के कोई खतरात हों, तो तब ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बनाई जाती है और उस पर अमल किया जाता है, ताकि एक ना सिर्फ राब्ता कायम हो बल्कि लोगों के अंदर एक हौसला और एक रिजिलियंस डेवलप की जाए कि उसका मुकाबला कर सके। ठीक, यही सूरत हाल थी जिसकी वजह से करके ये इदारा वजूद में आया, जब हम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद होकर लड़ रही थी, और इसके जो मुज़र असरात से उनको आगाह करना ज़रूरी था और उसका मुकाबला करना उनको सिखाना था। तो इसी तरह कोई भी कौमी सूरत हाल हो, खतरात की कोई भी चैलेंज हो, चाहे खुदा न खास्ता को फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, या अभी ये कोरोना वायरस का इशू है जी। सो इस पे खास किस्म के तरीकाकार चाहिए अबलाग का, लोगों तक पहुंचने का और लोगों को समझाने का और एजुकेट करने का। ठीक, अच्छा मुझे एक चीज़ बताइएगा मियां साहब, जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं, मुझे एक चीज़ बताइएगा, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, मीडिया कैंपेन्स की बात करते हैं, ग्रास रूट लेवल के ऊपर, बिकॉज ये जो माइंडसेट है या जिसको एड्रेस करने की या फोकस करने की कोशिश की जाती है, ये ग्रास रूट लेवल के ऊपर है। इसको किस तरह आप लोग देख रहे हैं जी? आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट भी कम है और हमारे यहाँ लोगों के पास मवासलाती जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, चाहे वो टेलीविज़न है या रेडियो है या ये स्मार्ट टेलीफोन है, इनकी तादाद कंपैरेटिवली कम है जी। सो देयरफॉर जहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि इन ज़राए से लोगों तक पहुँचा जाए या उनको पैगाम पहुँचाया जाए या उनको गाइड किया जाए, वहाँ पे हम तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं और उनको एक किसी मुकाम पे इकट्ठा करते हैं मुख्तलिफ सूरतों में, चाहे वो बैठक हो, चाहे वो एक सेमिनार हो, या उसमें उनको इकट्ठा करके उनके साथ हम एक डायरेक्ट बातचीत करते हैं इन इश्यूज के ऊपर जो कि हम फेस कर रहे हैं, और उनकी राय से हमें फिर आगे पता लगता है कि क्या करना चाहिए और लोग क्या सोच रहे हैं इस पर्टिकुलर चैलेंज के बारे में। तो ये दिस इज हाउ वी रीच टू द ग्रास रूट लेवल। उनको फिर हम मुख्तलिफ किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाते हैं, उनको एजुकेट भी करते हैं, देन वी इन्वॉल्व द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल लीडरशिप जो उनसे बातचीत करती है। सो दैट्स हाउ वी रीच आउट टू द ग्रास रूट लेवल।
ओके, अदर देन कम्युनिकेशंस। ठीक। अच्छा सर, मैं देख रहा था अभी जिस तरह आप कम्युनिटी एंगेजमेंट की बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जिस जो आपका प्रोसेस है दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन इसके अंदर हमने देखा है फॉर इंस्टेंस जो हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं, नेक्टा हो गया, या जो नैरेटिव बिल्डिंग है हमारी पैगाम पाकिस्तान, ऑल दैट, इसको साथ लेकर चलना और फिर इस सारे कॉन्सेप्ट को बाय कराना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके ऊपर इसको आप कैसे देखते हैं जी? इनफैक्ट वी आर वर्किंग, हम बड़ा करीबी, हमारा एक रवाबित है तमाम इदारों के साथ। ओके, तो हम, आप ये कह सकते हैं कि ऑन द कम्युनिकेशन फ्रंट हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मुख्तलिफ चीजों को, ताकि वो चीजें बिखरी हुई नजर ना आए, हम एक ही डायरेक्शन में सब लोग काम करें और उसका एक रिजल्ट निकले। चाहे वो नेक्टा का है या जो कि प्रमोट करते हैं नेशनल एक्शन प्लान को, जो कि हमारा एक पॉलिटिकल रिजॉल्व है कौम का, ठीक है, पैगाम पाकिस्तान जो कि हमारा एक रिलीजियस नैरेटिव है, एग्जैक्टली, दुख्तरान पाकिस्तान है हमारा एक, जी जो बिल्कुल, खवातीन को इनलाइटन करने के लिए है, नौजवानान पाकिस्तान है, पुरअमन पाकिस्तान, ये सारे प्रोग्राम्स जो हैं, ये मुख्तलिफ इदारे हैं जो मुख्तलिफ तरीके से इस पे काम कर रहे हैं, और हम उसको कोऑर्डिनेट करके हम अपने प्लेटफॉर्म से इनको आगे बढ़ाते हैं। ओके, सो वी आर आल्सो कोऑर्डिनेटिंग विद ऑल दी डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक। अच्छा सर, मैं ग्रास रूट लेवल की बात मुझे समझ आ गई, हाउ ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग आउट। अब 2-3 बड़े चैलेंजेस हैं, उस पर भी ज़रा बताइएगा। यूनिवर्सिटी आउटरीच कैसे है, जर्नलिस्ट्स के साथ क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ क्या हो रहा है, पुलिस सर्विस वगैरह के साथ, बिकॉज ये वो सारे हैं जिनकी डायरेक्ट इंटरेक्शन है और यहाँ पर मैस अपील है, यहाँ पर मैसेज हैं। इसको कैसे देख रही हैं जी? मैं थोड़ा सा इसमें टाइम लेने की कोशिश करूंगा, बिकॉज मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊं कि जब भी हम किसी सूरत हाल से दो चार होते हैं, कौमी कोई हंगामी हालात होती है, तो मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो अपने अपनी तैयारी करते हैं, ठीक है जी, उनके पास अपना एक तरीकाकार है। तो कम्युनिकेशन साइड पे हमने ये जब इंतहा पसंदी का मामला सामने आया, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि हमने ये एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की तरफ भी ध्यान दिया कि इस तरफ भी जरूरत है। ठीक है, तो जब हम इस तरफ आए तो हमें भी कई गैप्स नजर आए, खला नजर आई, ओके, कि हमें हमारे जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने कभी ये सूरत हाल नहीं देखी थी, दे वर नॉट ट्रेन्ड टू फेस दिस सिचुएशन। एग्जैक्टली, किस तरह कवरेज करनी है, लोगों को अंदर मायूसी ना फैले, पैनिक ना फैले, उनको भी इस चीज का अंदाजा नहीं था। हमारे जो सरकारी मुलाजमीन थे, चाहे किसी इदारे से, पुलिस के साथ थे या किसी जो के मीडिया से साथ इंटरेक्ट करते थे, उनको भी कोई तजर्बा नहीं था कि क्या बात करनी है ताकि लोगों के अंदर घबराहट पैदा ना हो जाए, क्या इंफॉर्मेशन देनी है ताकि पैनिक ना फैले। ठीक। तो इन सब सूरत हाल के की वजह से करके फिर एक हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप किया, और हमने अपनी तरफ से नहीं किया, हमने उसमें इन्वॉल्व किया सीनियर जर्नलिस्ट को, जिन्होंने मॉड्यूल बनाया ट्रेनिंग का जर्नलिस्ट के लिए। हमने एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, उनसे कंसल्टेशन के बाद फिर एक मॉड्यूल बनाया गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए। ठीक। सिमिलरली वी आल्सो एंगेज विद द पॉलिटिशियंस, और हमने पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी एक मॉड्यूल बनाया, और हम इन सब की साइमल्टेनियसली ट्रेनिंग कर रहे हैं कि उन्होंने मीडिया के जरिए कैसे पैगामात देने हैं लोगों को, मुख्तलिफ जो भी कोई भी चैलेंज हो, बिल्कुल, चाहे वो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म हो, कोविड हो या एनीथिंग। बिल्कुल ठीक। That's how we prepared the program. बिल्कुल ठीक है। मियां शबीर अनवर साहब, थैंक यू वेरी मच जी। आपसे इंशाल्लाह ताला दोबारा बिल्कुल राब्ता रहेगा, बट इट वाज ट्रेनिंग। हमारे साथ हैं नाज़रीन मियां शबीर अनवर साहब, CEO पाकिस्तान पीस कलेक्टिव। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, आपको याद होगा चंद रोज़ कबल PUBG के ऊपर लाहौर पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया था, जब लाहौर के अंदर 3 बच्चों की डेथ्स हो गई थी, और PTA को लिखा गया था कि जी इस जो गेम है इसको बैन हो जाना चाहिए, और PTA ने इसको बैन कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जब ये चीज़ गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर से बैन हटा दिया, और उन्होंने कहा है कि जी दे शुड लिसन टू द ग्रीव्ड पार्टी फर्स्ट, और फिर डिसाइड करें कि इसको बैन करना है या नहीं करना। इसके साथ साथ हमने ये भी
ट्रेंड देखा है और इवन अदालतों में भी ये चीज़ आ रही है कि जी जो यूट्यूब है, टिकटॉक है, ये सारी जो हैं इनको भी बंद कर देना चाहिए। अगर इनको बंद कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि दुनिया जहाँ पर जा रही है, जिस लेवल पर दुनिया कनेक्ट हो रही है, हम उससे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और हम पास्ट में जा रहे हैं। ये पूरी क्या सिचुएशन है, इस पे क्या होने जा रहा है, इस पे बात करने के लिए मुझे सेगमेंट में ज्वाइन किया है सैनेटर मियां साहब ने। आपको डिजिटल सैनेटर भी कहते हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अतीक भाई, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर, मुझे सबसे पहले बताइएगा पबजी के ऊपर, मैं लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट। इसको बैन किया गया, उसके बाद फिर अब इसके ऊपर कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि जी जो पीटीए के पास जाके दे शुड फर्स्ट लिसन टू द ग्रीव पार्टी और उसके बाद डिसाइड करें, क्योंकि सिर्फ उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि इसको बैन कर देना चाहिए। क्या टेक है आपका इस पे जी? देखिए, जहां तक आपने कहा पबजी के बारे में, तो इसमें कोई शक की बात नहीं। वो एक इस तरह की गेम है कि जिसमें इमोशनली यूथ के बहुत से बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ तक हुआ कि कुछ बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म की अपने आप को अजियत दी और कुछ बच्चों ने दुनिया भर में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, उन्होंने सुसाइड भी किया, खुदकशी भी की। ये तो हो गई गेम की हद तक बात। ठीक, जहां तक आपने कहा, ये आज से 3-4 रोज कबल की बात है। सुप्रीम कोर्ट में जब एक शौकत अली केस में बात आई और वो ये थी कि जो एक हेट स्पीचेस और हेट मटेरियल रिगार्डिंग द रिलीजन वो था, उस केस के ऊपर बात हो रही थी, तो उसमें जज साहब की तरफ से एक ऑब्जर्वेशन भी नहीं, एक डिस्कशन में बात आई कि जी ये यूट्यूब पे क्या हो रहा है। उस पर पीटीए को बुलाया गया और मेरे लिए ये बहुत ही निहायत ही अफसोस की बात है, हमारे लिए ये शर्म की बात है कि पीटीए ने स्ट्रेट अवे वहां पर इतने बड़े फोरम पर ये कह दिया कि हम यूट्यूब का कुछ नहीं कर सकते। जब ये जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा जज साहब ने कि फिर क्या करें, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो क्या यूट्यूब को बंद कर दिया जाए? क्या इसी तरह की एक चीज हमारी टिकटॉक के बारे में भी चल रही है जो पीटीए ने, अच्छा, ये जिस दिन ये मामला हुआ, हमारा सेनेट का सेशन चल रहा था और ये फिर फौरन ही इतनी ज्यादा ये बात वायरल हुई, तो मैंने सबसे पहले पार्लियामेंट में इस चीज को उठाया। मंसूर, मैं आपसे एक बात और वाजे कर दूं, ये जब से कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के दिनों में मैंने डिजिटलाइजेशन को कंप्लीटली पढ़ा है, डिजिटल वर्ल्ड को पढ़ा है। ये जो हमारा सोशल मीडिया है, ये बहुत बड़ा पार्ट है और दुनिया में करोड़ों लोगों को इससे रोजगार मुयस्सर है। बिल्कुल ऐसे ही इसको भी देखना है। आई बिकम द फर्स्ट डिजिटल सेनेटर ऑफ द वर्ल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह, चेयरमैन सेनेट ने भी कई मुतअद्दिद बार ये कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मुझे डिजिटल सेनेटर से के नाम से पुकारा। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात, इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में इसके ऊपर बाकायदा पूरी कोई 10-12 मिनट की स्पीच की, हाउस को ऑनबोर्ड किया और मैंने ये कहा कि ये कोर्ट्स क्यों इस तरह की तरफ जा रही है, इसलिए कि जो लेजिस्लेशन करनी चाहिए थी वो हमने आज तक नहीं की, चाहे वो साइबर क्राइम के बारे में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हो या सोशल मीडिया के बारे में हो। तो उस पर अब हमने जी अच्छा, आपका पॉइंट, आपका बोल रहा हूं जी, आप कंप्लीट करें, आप कंप्लीट कीजिएगा जी। एक आखिरी जुमला इसमें यह है कि मेरी बात के बाद उस वक्त चेयरमैन सेनेट ने फौरन ये कहा कि इसको कमेटी को भेजा जाए और इस पर यह देखा जाए कि किस तरह की लेजिस्लेशन की जाए। Very sorry to say, we the parliamentarian, the legislator are responsible for this. अगर हमने क्लियर कट लेजिस्लेशन की होती, कानून साजी की होती, तो कतई तौर पर ना कोर्ट्स में ये मामला इस तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करता और ना ही पूरे सोशल मीडिया पर होता। ठीक, अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, इमीनुल हक साहब जो इसके आईटी के मिनिस्टर हैं, एमक्यू पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, उनकी हम कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं देखते। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आपकी वो पूरी स्पीच सुनी और उसके बाद जब मैंने ये पूरा सेगमेंट फ्रेम किया तो द ओनली पर्सन विच केम इन माई माइंड वॉज यू। वेयर एज मुझे अपना, मेरा ये ख्याल था कि हमें आईटी के कंसर्न मिनिस्टर को लेना चाहिए, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट इन आईटी रिलेटेड इश्यूज एंड स्पेसिफिकली ऑन ऑल दिस हम नहीं देखते। क्यों? देखिए, पहली तो मैं चीज ये कहूंगा, मैं शुक्रिया अदा करूंगा
सुप्रीम कोर्ट का खास तौर पर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खास तौर पर मेरी वो वीडियो जो आज से 3-4 रोज कबल थी वो इतनी वायरल हुई कि जज साहब ने खुद अपने एक दोस्त को ये कहा, मतलब मुख्तलिफ सर्कल्स में ये बात हुई विदाउट कैटेगोरिकली मेंशन एनीबॉडी, तो उसमें वहां पर ये कहा गया कि यार ये बंदा बात ठीक कर रहा है, ठीक है। तो और उस पर तभी ये हुआ कि उन्होंने पबजी को भी दोबारा रीइंस्टेट कर दिया और आज पीटीए का बैन हट चुका है उस पर, और कतई कहीं पर मुझे नजर नहीं आ रहा कि हम किसी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन देखने जा रहे हैं कि जिसमें यूट्यूब या सोशल मीडिया का कोई सा एलिमेंट भी वो बंद किया जाए। जहां तक आपने आईटी मिनिस्टर की बात की, लेट मी क्लियर वन थिंग, एक तो उन्होंने जब चार्ज लिया उसके फौरन बाद वो खुद कोरोना का, चूंकि उनका वो पॉजिटिव आ गया था टेस्ट, और उसके बाद वो क्वारंटाइन में चले गए। अभी चंद दिनों 2 दिन हुए उन्होंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया, इंशाल्लाह वो बड़ा पुरजोर तरीके से आएंगे और अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्त में हमारी चीजें बहुत बेहतर होंगी। शॉर्टली मुझे 2 क्वेश्चन बताइएगा ठीक भाई। एक तो मुझे बताइएगा इससे इनकम जो लोगों की होती है, जिस तरह दुनिया बिटकॉइंस एंड ऑल दैट इसके ऊपर चली गई है, ये एक बहुत बड़ा मैं कहता हूं एक गैप है जो पाकिस्तान में अभी तक इसको एड्रेस नहीं किया गया। इसको लेकर क्या आपका ख्याल है चीजें होनी चाहिए जी गोइंग फॉरवर्ड? असल में मंसूर भाई मैं बड़ा क्विकली एक चीज कहूंगा कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस डिजिटल वर्ल्ड से बहुत दूर हैं। हमारी गवर्नेंस, ऑल दी गवर्निंग बॉडीज, दे आर फार अवे फ्रॉम डिजिटल सिस्टम। एनीबडी, चाहे वो मिनिस्टर साहब ही हो, इवन प्राइम मिनिस्टर, और सबसे बड़ी हमारे लिए जो दुख की बात है, अफसोस की बात है कि कोई भी प्रॉपरली इसको पढ़ नहीं रहा। डिजिटल वर्ल्ड क्या है, डिजिटलाइजेशन क्या है। मैंने पिछले कई हफ्तों में 16 घंटे डिजिटल वर्ल्ड को, डिजिटलाइजेशन को कंप्लीटली पढ़ा है। अब आखिर में मैं एक बात कहूंगा कि दुनिया भर में ये सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें हैं, चाइना में भी है, डेवलप्ड वर्ल्ड में, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, उसको उन्होंने स्पेसिफिक कैटेगोरिकली बंद किया है। और आखिरी जुमला बोलूंगा, आखिरी जुमले से पहले जरा मेरा एक सवाल ले लें, आखिरी जुमले से पहले एक सवाल ले लें, ये सेंटेंस ले लें। जी जी, ये वाला सेंटेंस सुन लीजिएगा कि क्या अगर किसी लाइब्रेरी में चंद किताबें गलत हैं जो कि हुकूमत वक्त के खिलाफ हैं, फर्द वाहिद के खिलाफ हैं, तो क्या आप उस पूरी लाइब्रेरी को आग लगा देंगे? इसलिए मैं कहूंगा कि नहीं, वो किताबें वहां से उठाई जाएं, लास्ट कंटेंट हटाया जाए, बिल्कुल ठीक है, के खिलाफ है, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ है। ठीक। अतीक भाई लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइएगा, इस चीज की ओनरशिप अब कौन लेने जा रहा है? मतलब इसको लेकर जो ऑब्वियसली नौजवान नस्ल है वो बड़ी कंसर्न्ड है, ट्विटर ट्रेंड्स चले हैं उसके ऊपर, अब इसकी ओनरशिप किस तरह और कौन लेगा जी? वेरी शॉर्टली सर, मैंने अपने लाइक माइंडेड जो हैं सारे पार्लियामेंटेरियंस, चाहे वो सेनेटर हैं या एमएनएज हैं, उनको ऑनबोर्ड कर लिया है। हम 14 अगस्त को डिजिटल पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन समिट करा रहे हैं और उसमें इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी मेरी ख्वाहिश है कि वो आए, और प्रेसिडेंट साहब ने कॉन्सेंट दिया है कि वो आएंगे इंशाल्लाह। मैं ये कहूंगा कि जो लाइक माइंडेड हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं टॉप लेवल के, वो उनको मैंने इकट्ठा किया है और मैं ही लीड कर रहा हूं इसको। आप ही लीड कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। सेनेटर मियां अतीक साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आई एम वेरी जरूर जाएंगे जी, इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। हॉलीवुड की जो म्यूजिक इंडस्ट्री है उससे ज्यादा इस वक्त गेमिंग इंडस्ट्री की मार्केट है। एसओपीज होने चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ही तमाम चीजों को ओपन करना चाहिए। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे अहम मसला जो है वो एक निसाबी तालीम का निज़ाम है जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट के स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स वर्सेस मदरसा, इन हर जगहों पर एक डिफरेंट करिकुलम चल रहा है, जिसकी वजह से इतना कियोस है और इतना गैप है कि ये अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट को, किसी गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट को और किसी मदरसा के तालिब इल्म को इकट्ठा बैठा दें कमरे के अंदर, तो घंटे गुजर जाएंगे एंड दे विल बी अनएबल टू इंटरैक्ट। और उसकी मेजर रीज़न जो है वो ये है कि हमारा जो निसाब है वो एक नहीं है।
किसी भी कौम की तरक्की के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ का निज़ाम तालीम होता है, वो किस तरह का है, और ग्रास रूट लेवल पे जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं वहाँ पर चीज़ें कैसी हैं, उनको क्या एनवायरनमेंट मिल रही है, उनका करिकुलम क्या है, उस पर होता है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा गैप है जिसको अब एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है मोहम्मद रफ़ीक ताहिर साहब ने। आप जॉइंट एजुकेशनल एडवाइज़र हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, और आप हेड कर रही हैं नेशनल करिकुलम काउंसिल को। रफ़ीक साहब, थैंक यू वेरी मच जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा व्हाट इज़ द नीड ऑफ इट? क्या इस वक्त जहन के अंदर एक चीज़ आई कि हमारा जो करिकुलम है, नेशनल करिकुलम, ये एक होना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा थोड़ा गला ख़राब है। बहुत शुक्रिया कैपिटल टीवी का कि आपने एक इंतहाई अहम मसले पे आपने मुझे लिया। आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान को बने 72 साल हो गए हैं, और 72 सालों में एक नारा कम से कम मैंने अपनी इस ज़िंदगी पूरी में देखा कि हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने यकसा निसाब यानी यूनिफॉर्म करिकुलम या सिंगल नेशनल करिकुलम की बात तो की, बट अनफॉर्चुनेटली इस पे कभी भी एक कदम भी हम आगे ना बढ़ सके। एक कौमी निसाब की हद तक होता था कि सरकारी स्कूल उसको लगा लेते थे, बाकी पाकिस्तान का जो बाकी तालीमी इदारे हैं 60% या अराउंड 50% वो जहाँ मर्जी जाएं। मौजूदा हुकूमत को मैं इस लिहाज से समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये दिया हुआ था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, कि हम इस मुल्क में यकसा निसाब को नाफिज करेंगे, और उसको मैं इस लिहाज से आम समझता हूँ कि उन्होंने उसमें तो मैनिफेस्टो में तो पहले भी था लोगों के, लेकिन उन्होंने आते ही मेरे ख्याल में हुकूमत को संभाले अभी चंद दिन हुए थे, तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन ली वफाकी वजारत तालीम से, और जिसमें उन्होंने पूछा निसाब के बारे में, और वो हमने एक प्रेजेंटेशन उस वक्त के सिनेरियो के मुताबिक 2018 में उनको दी, और उसके बाद उनका एक ही वफाकी वज़ीर तालीम सॉरी उनको उन्होंने कहा कि वज़ीर तालीम को कि मैं ये चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो नाइंसाफ़ी का निज़ाम है इसको ख़त्म करें तालीम के शोबे में। और मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि इस वक्त आज के वक्त में इस मुल्क में 3 निज़ाम चल रहे हैं। एक वो निज़ाम जिसको एलीट कहते हैं, एक और बड़े स्कूल, और एक वो निज़ाम जो कि हम हमारे गवर्नमेंट स्कूल और लो कास्ट प्राइवेट स्कूल, और तीसरा मदारस का। तीनों अलग अलग हैं, सिमतें अलग हैं, और अहदाफ भी अलग हैं। जी ठीक। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, इस सारी ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ये सबसे बेहतरीन इनिशिएटिव है, तो मैं कहना इसमें मैं गलत नहीं होगा। रफ़ीक साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, इस सारी चीज़ के अंदर सिर्फ एक इस्लामाबाद ने नहीं सोचना, इसमें आपका सबसे बड़ा चैलेंज तमाम प्रोविंसेस को ऑन बोर्ड लाना ताकि तमाम प्रोविंसेस एक पेज पर हों। इसको आपने किस तरह मैनेज किया? जी बड़ा ज़बरदस्त सवाल है जी। मैं क्योंकि वजारत तालीम में कोई 30 साल से ज़्यादा मैंने नौकरी की है और अभी मौजूद हूँ यहाँ पे। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कभी नहीं हुआ जी कि हमने पूरे पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर को पहली दफ़ा तारीख में उनसे कंसल्ट भी किया और उनको ऑन बोर्ड किया। मैं अगर मुख्तसर इस प्रोसेस को बताऊँ तो हमने एक ज़ीरो ड्राफ्ट सिंगल नेशनल करिकुलम का प्री 1 to 5 फेज़ 1 में बनाया। 6 जमातों का निसाब बना के हमने सारे सूबों को दे दिया। ये अक्टूबर 19 की बात मैं कर रहा हूँ जी, और सारे सूबों को दिया, कैंट एंड गैरिजन को दिया, बाकी जो हमारे इदारे, इवन हमने बाहर के ममालिक जो हैं हमने देखा कि इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में भी चेक करें, उनको भी दिया और उनको कहा आप इसके अपने इनपुट दें। 3 महीने तमाम सूबों के अंदर भी काम हुआ, कश्मीर GB में भी काम हुआ, कैंट एंड गैरिजन में भी काम हुआ, और कुछ जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी उनके स्कूल ऑफ एजुकेशन को भी हमने इन्वॉल्व किया और उनको भी अपना पहला ड्राफ्ट दिखाया। इस तरीके से 3 माह बाद हम हर सूबे में 3 महीनों के दौरान हम हर सूबे में गए और वहाँ पे एक 4 रोज़ा सूबाई निसाब की कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कम से कम 60 से 70 लोग शरीक होते थे, और वो उनसे हम पूरा 4 दिन उनसे हमने इनपुट लिया। फिर अगले सूबे अत्ता के 4 सूबे GB, AJK और कैंट एंड गैरिजन जो कि तारीख में पहली दफ़ा हमारे साथ इसमें शरीक हुए इस अमल में, तो उनको हमने इसके पूरे इस पे खदोखाल पे बात की। नतीजतन हमें एक बेहतरीन इनपुट हमारे पास आ गया। उस इनपुट को हमने इस्लामाबाद में फिर इकट्ठा किया, और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान की तारीख में पहली
कौमी निसाब कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई, जिसमें 70 लोग शरीक हुए और उन 70 लोगों का ताल्लुक चारों सूबों, इलाकों, दोनों इलाकों, कैंट एंड गैरिजन, इवन और प्राइवेट सेटअप, लो कास्ट प्राइवेट स्कूलों ने बेपनाह के अंदर रोल प्ले किया हमारे साथ मिलके। तो फाइनली हमने 14 फरवरी 2020 में पूरे पाकिस्तान के लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने इस पूरी प्रोसेस के बाद उस हमारे करिकुलम को फाइनल कबूल किया, उस पे साइन किया और वो हमें वो दे के उन्होंने कहा कि अब हम सारे इस पे एग्री हैं। रफीक साहब, मुझे सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, आपने ये पूरी चीज़ बताई, पूरा प्रोसेस बताया, विच इज़ अ ग्रेट सक्सेस। इसकी इम्प्लीमेंटेशन, अब सबसे अहम सवाल ये है कि सब कुछ कंसेंसस डेवलप हो गया, ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स और मदरसास, इसके अंदर यकमुश्त कैसे इंप्लीमेंट और कब से होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मदारस इस पूरे प्रोसेस में हिस्सा रहे इस्लामियात का निसाब बनाने में, और इसी तरीके से जो बाकी एलीट स्कूल थे, जिसमें मैं बड़ी बड़ी चेन्स के नाम लेने की जरूरत मुझे नहीं है, वो उन सारी चेन्स के जो माहिरीन थे इस करिकुलम के बनाने के 1.5-2 साल के प्रोसेस में वो हिस्सा रहे। अब हमने नेशनल करिकुलम काउंसिल 2 दिन पहले की है, जिसमें पूरे पाकिस्तान के 47 माहिरीन और बाकी सूबाई वज़राए तालीम सब ने शिरकत की और प्राइवेट स्कूलों की बड़ी चेन्स के मालिकान ने भी शिरकत की। नतीजतन अल्हम्दुलिल्लाह इस पे एक पूरा कंसेंसस हो गया कि हम 1 अप्रैल 2021 में इस करिकुलम को पूरे पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारों में, मदारस में और लो कास्ट और एलीट स्कूल में और सरकारी स्कूलों में इसको हम नाफिज करेंगे। हमने इस पे किताबें बनाने का एक प्रोग्राम बनाया है और वो किताबें भी हम बना के हम सूबों को दे देंगे। वो किताबें फिर सूबे खुद ही उनको प्रिंट करेंगे, खुद ही उनको नाफिज करेंगे। लेकिन हमें, मतलब मैं आपको एक छोटा सा जुमला कहूँ कि जब हम ये कॉन्फ्रेंस परसों कर रहे थे तो सूबा पंजाब, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसके वज़ीर तालीम ने वफाकी वज़ीर तालीम से कहा कि जनाब हम तो करिकुलम में भी इकट्ठे हो चुके हैं, आप जो किताब बना रहे हैं उसको भी कबूल करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आप हमें डेट दें ताकि जल्द अज जल्द ये किताबें हमारे पास पहुंचे। तो अब हमने फैसला ये किया है कि 15 नवंबर तक इंशाल्लाह हमने एक किताब भी तैयार करके 35 किताबें बनती हैं प्री 1 to 5 सारे सूबों को हम भिजवा देंगे और वो प्रिंट करके फिर इंशाल्लाह नाफिज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन मुझे बताइएगा, सबसे इसमें एक और अहम, अभी जब आपसे बात हो रही थी तो एक और चीज आई, जो टीचर्स की ट्रेनिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को तो ट्रेन टीचर्स ने करना है, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए आपके माइंड में क्या है जी इसको लेकर? बड़ा आला सवाल है काजी साहब आपका। मैं आपको बताऊं कि हमने पहली दफा तारीख में एक और काम भी किया। ये 4 चीजें होती हैं, एक को कहते हैं निसाब, दूसरे को कहते हैं किताब, तीसरे को कहते हैं उस्ताद और चौथे को हम कहते हैं असेसमेंट। जी, जो इम्तिहानी निज़ाम या असेसमेंट उसका जायजा होता है। जी। तो इन चारों चीजों को हमने मिला दिया है। अब जो है जिन्होंने निसाब बनाया वो किताब बनाने वाले के साथ काम करेंगे। मीनवाइल पैरेलल हमने इसी करिकुलम पे टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाने का जो प्रोग्राम बनाया वो आजकल अंडर प्रोसेस है। इंशाल्लाह दिसंबर से पहले पूरे तमाम सूबों को टीचर ट्रेनिंग के मॉड्यूल बना के हम तकसीम करेंगे और वो 3 महीने तक अपने असातिज़ा की इस नए करिकुलम में ट्रेनिंग भी उनकी करेंगे और इंशाल्लाह जब हमारा उस्ताद क्लास में पहुंचेगा 1 से 5वीं का तो इंशाल्लाह वो फुली ट्रेंड होगा। बिल्कुल ठीक है। रफीक ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया जी, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम और इंशाल्लाह ताला जी आपको दोबारा जरूर तकलीफ देंगे स्टेप बाय स्टेप इस पे कैसे चल रहा है। व्यूअर्स, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़ा इस चीज़ को कहते हैं और उनका एक मैनिफेस्टो भी है कि एसेट डिक्लेरेशन होनी चाहिए। और अभी हमने रिसेंटली देखा कि SAPMs को लेकर, ड्यूल नेशनलिटी को लेकर एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के अंदर जैसे जंग लग गई हो वैसी एक सिचुएशन थी और कहा यह जा रहा था कि जी ये ड्यूल नेशनल है। इमरान खान साहब जो कुछ प्रियोर टू प्राइम मिनिस्टर कहते रहे वो हम सबको पता है और अब उनको ड्यूल नेशनल है, फिर अब उनको कहा जा रहा है कि जी उनके एसेट डिक्लेरेशन भी होनी चाहिए एंड ऑल दैट, जो वो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़े मज़े का एक लेटर मेरे पास है। ये लेटर मिसेस सबा आसिम जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भेजा एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन की टू मिस्टर आमिर अली अहमद। ये लेटर इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है। आमिर अली अहमद साहब चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं। उन्होंने लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स हेल्ड एंड एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उन्होंने लिखा है आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू द सब्जेक्ट अबव
and to remind that under Rule 12 of the Government Services Conduct Rules 1964, every government servant is required to submit his or her declaration of income and assets on the prescribed pro forma at the end of each financial year, that is 30th June. बिल्कुल ठीक है। और नॉन कंप्लाइंस जो है उसके ऊपर उन्होंने लिखा है। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, उन्होंने लिखा है अ रीसेंट रिव्यू, ये चीफ कमिश्नर साहब को उन्होंने लिखा है, रीसेंट रिव्यू ऑफ द रिकॉर्ड अवेलेबल इन द एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन indicates that you have never submitted your declaration of assets ever since you have joined the service. That competent authority has reviewed this with serious concern, and you are hereby requested to submit your annual declaration assets from the year 1999. और आज 2019 20 साल हो गए इनको सर्विस में आए। इस वक्त ये पैस के ऑफिसर हैं और BPS 20 के अंदर हैं। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद लगे हुए हैं, इन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए। बड़ी हैरानगी की बात है, नहीं किया। और इसके बाद मज़े की चीज़ ये कि 22 जुलाई को इनका रिस्पॉन्स आता है, और रिस्पॉन्स ये है, इन्होंने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को लिखा है। इन्होंने लिखा है कि दिस इज़ विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मैटर एंड द लेटर बेयरिंग नंबर फ्ला डेटेड ये दिस इज अंडरस्टैंड इज येट टू रिसीव अ हार्ड कॉपी। एक it is to inform that since the first declaration there is no change in the immovable assets and assets of the undersigned, and no new acquisition has been made. Number 2, the only change was offered from Housing Foundation, which the undersigned turned down in writing, reasoning that the undersigned does not believe in any quotas for the plots. बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सबसे पहला जो लेटर इनको इशू किया उसके अंदर लिखा हुआ है कि अंडर रूल 12, और मेरे ख्याल में एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल डिक्लेरेशन। ये हम बात कर रहे हैं सियासतदानों की, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स, ये वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके साथ रोज़ मिलना है। इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर है, CDO को हेड करते हैं, एक आम आदमी ने इनको मिलना है, एंड दिस इज हिज एटीट्यूड। और उसके बाद लिखते हैं कि नॉट ओनली, माई पॉइंट इज ही नॉट ओनली फेल्ड टू डू सो, ही हैज़ द ऑडेसिटी to respond to Secretary Establishment and to the Secretary Interior कि जी आप लोगों ने मुझसे पूछा कैसे है, as if कि इन लोगों ने कोई गुनाह कर दिया और कोई गलती कर दी है। इमरान खान साहब बात करते हैं ब्यूरोक्रेट्स की और ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं ठीक होती। ही इज़ द चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, आपके सामने बैठे हुए हैं, ये उनका रिस्पॉन्स है। अब नाउ यू कैन रिलेट टू इट। अभी ये ग्रेड 20 में है, अभी इन्होंने ग्रेड 21 में होना है, उसके बाद ग्रेड 22 में होना है। इफ एट दिस मोमेंट टाइम दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड, सो गॉड नोज बेटर एट 21 एंड 22 व्हाट विल हैपन। आगे चलते हैं जी थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को एक SRO इशू किया कि जी तमाम वो लोग जो ड्यूल नेशनल हैं और पब्लिक होल्ड करते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको डिस्कस करें, उनका बताएं जी वो कौन लोग हैं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने कहा जिसके अंदर हमारे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग हैं, पुलिस सर्विस के लोग हैं और सेक्रेटेरिएट ग्रुप के लोग हैं। नाज़रीन, ये तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अफेयर्स, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की पॉलिसी, पाकिस्तान की फाइनेंस, पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर, एवरीथिंग, इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी चलाने के लिए ये लोग रिक्वायर्ड हैं। मैं इनके नाम ज़रूर मेंशन करूंगा। सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स राबिया जवेरिया, ब्रिटिश, इनके पास है जी ड्यूल नेशनैलिटी। सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन, फाइनेंस जो पाकिस्तान की डील कर रहा है, सेक्रेटरी फाइनेंस डिवीजन नवीद कामरान बलोच, कनाडा की, इनके पास है जी। एडिशनल सेक्रेटरी फूड एंड सिक्योरिटी शेर अफगन के पास US के है जी। स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब शाहिद मंसूर, एजुकेशन की बात करनी है शाहिद मंसूर साहब, और कैनेडियन उनके पास नेशनल भी हैं। सारा सईद पोस्टेड इन नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इनके पास ब्रिटिश ड्यूल नेशनैलिटी है। मोहम्मद अजमल ग्रेड 21 के हैं, KP में अंदर पोस्टेड हैं और ये कैनेडियन हैं। अली सरफराज हुसैन ग्रेड 21 में है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हैं, ये UK की इनके पास है। डायरेक्टर जनरल नेशनल पुलिस ब्यूरो ग्रेड 22 के हैं, एजाज शाह साहब कैनेडियन इनके ये हैं। ज़ईम इकबाल शेख ग्रेड 20 के हैं, PSP ऑफिसर हैं, UK की नेशनैलिटी भी है इनके पास। मिर्ज़ा फरहान बेग DIG हैं, ग्रेड 20 के हैं, UK की नेशनैलिटी है। शाहिद जावेद ग्रेड 20 के हैं, PSP ऑफिसर हैं, कैनेडियन ड्यूल नेशनैलिटी है। अफसर यार बरकत ग्रेड 21 के हैं, पोस्टेड इन बलूचिस्तान है और कनाडा की इनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है। शोला अहमद शेख
ग्रेड 19 के हैं और यूके की इनके पास नेशनैलिटी है। आदिल मेमन ग्रेड 19 के हैं, पीएसपी पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के और इन सिंध में पोस्टेड हैं, यूएस नेशनैलिटी। और मोहम्मद वासिक ग्रेड 19 के हैं, सेक्रेटेरिएट ग्रुप के हैं और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर पोस्टेड हैं और इनके पास यूएस नेशनैलिटी है। सब कुछ करें, हर एक का करें, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊं, अगर पाकिस्तान की तकदीर इमरान खान साहब आपने बदलनी है तो आपको इन तमाम लोगों को देखना पड़ेगा और इनको देखने की जिम्मेदारी आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नहीं होगी, ये जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपको 22 करोड़ अवाम ने वोट दिया है। उन लोगों को वोट नहीं दिया जो 60 साल की रिटायरमेंट के बाद वापस चले जाएंगे। आप पर ट्रस्ट किया है, आप अकाउंटेबल हैं। मैं आपके सामने हर रोज़ एक नई चीज़ लेकर आ रहा हूं कि ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अगर मुझे लाहौर बैठे ये सब कुछ पता है तो आई एम श्योर ऑफ दैट कि तमाम वो लोग जो आपको रिपोर्ट करते हैं, वो तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड जो आपको रिपोर्ट करते हैं और एक एक चीज़ बताते हैं, उन्होंने भी ज़रूर ये आपको बताया होगा। और अगर नहीं बताया और अब आपको पता चला है तो खुदारा सोचिए कि आपने इस नए पाकिस्तान को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि अगर ये चीज़ें रहेंगी तो पाकिस्तान फिर पुराना ही ठीक है, नया तो नहीं होने लगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।